नाज़रीन, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस वक्त अफगान शहरियों और पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां दाखिली सलामती के खदशात और सियासी दबाव ने पॉलिसीज को सख्तर बना दिया है। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर अफगान शहरी की फायरिंग ने अमेरिकी हुकाम को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि ट्रंप इंतजामिया को फौरन वो इकदाम करने पर मजबूर किया जिनका असर लाखों पनाह गुज़ीनों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इमिग्रेशन दरखास्त गुजारों पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने यहां मौजूद अफगान आबादकारों के इनखला में ताखीर और सिक्योरिटी खदशात के बायस सख्त हिकमत अमली इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहा है। यूं दोनों मुमालिक मुख्तलिफ मुहर्रिकात के बावजूद एक मुश्तरका दबाव में दिखाई देते हैं और वो है दाखिली सलामती। वाशिंगटन में पेश आने वाला वाकया जिसमें एक अफगान शहरी की फायरिंग से नेशनल गार्ड की एक खातून एहलकार सारा बैकस्ट्रॉम हलाक हुई और एक जख्मी हुआ, ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़े सियासी और सिक्योरिटी बयानिए की बुनियाद बन गया। इसी वाकये के बाद अमेरिकी हुकूमत ने न सिर्फ अफगान शहरियों बल्कि 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच का फैसला किया है। अमेरिकी हुकाम ने ऐलान किया है कि जब तक हर अजनबी की मुकम्मल जांच नहीं हो जाती, पनाह गुज़ीनों की दरखास्त पे कोई फैसला नहीं होगा, जिसका मकसद बज़ाहिर ये जाहिर करना है कि वाशिंगटन अपने यहां किसी भी मुमकिन खतरे को दोबारा जन्म लेने की इजाजत नहीं देगा। ट्रंप ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर ऐसे बयानात दिए हैं जिनमें तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से नकल मकानी को मुस्तकिल तौर पर रोकने का इंदिया शामिल है। उनका मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी और गैर मुनज़्ज़म हिजरत अमरीकी मुआशरती ढांचे को कमज़ोर कर रही है और अब वक्त आ चुका है कि इस बहाव को न सिर्फ रोका जाए बल्कि रिवर्स माइग्रेशन के जरिए साबिका गलतियों को दुरुस्त किया जाए। यही वजह है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा स्क्रीनिंग, शहरियत की मुमकिना मनसूखी और नए तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी जैसे इकदाम सामने आ रहे हैं। अगरचे इन इकदाम की वजह सिक्योरिटी को महफूज बनाना है, मगर इनके असरात उन लाखों अफराद पर भी मुरतब होंगे जो कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। इस्लामाबाद में हुकूमत ने अफगान शहरियों के इनखला के अमल में ताखीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो ममालिक जिन्होंने अफगानिस्तान से उन शहरियों की पाकिस्तान में आबादकारी के वक्त अपने यहाँ पनाह देने का वादा किया था उन्हें जल्द कार्रवाई की याद दहानी करा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो पहले ही लाखों अफगान शहरियों की मेज़बानी कर चुका है और अब सिक्योरिटी खतरात में इजाफा इस अमर का मुतकाज़ी है कि आलमी बरादरी अपने वादों की तकमील करे। ये सूरत हाल एक वसी तर आलमी मसले की तरफ इशारा करती है कि पनाह गुज़ीनों का इनखला और इमिग्रेशन जैसे मामलात अब मुकम्मल तौर पर दाखिली सलामती के मौज़ूआत बन चुके हैं। अमेरिका हो या पाकिस्तान, दोनों के लिए तवाज़ुन रखना मुश्किल है कि एक तरफ इंसानी बहरान के शिकार अफराद की मदद भी की जाए और दूसरी तरफ अपने दाखिली नज़्म नस्क और सलामती को भी बरकरार रखा जाए। यही वो चैलेंज है जो आने वाले महीनों में दोनों रियासतों की पॉलिसी समत का तयन करेगा। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने। जनरल साहब और जौहर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। जनरल साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में देखें ताजिकिस्तान के अंदर एक अटैक हुआ, उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ऊपर आयद हुई कि चाइनीज़ का प्रोजेक्ट था, उसको सबूताज करने की कोशिश अफगानिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं हालिया और उसकी अगर निशानदही की जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और शवाहिद सामने लाए जाएँ तो अफगानी निकलते हैं। वाशिंगटन के अंदर हमला होता है तो वो अफगानी निकलता है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा अफगानिस्तान के हवाले से किस हद तक तब्दील हो रहा है और इसकी लपेट में कौन कौन सा मुल्क आएगा? यासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद मुल्क है जिसने इस सारे प्रोसेस पे सबसे ज्यादा सफर किया है। 2001 में जब 9/11 हुआ, उसके बाद से लेके आज तक दुनिया जो है वो दहशतगर्दी का जो चैलेंज है उससे नबर्दाश्त है। पाकिस्तान ने ये जो उस वक्त ये जो जब अमेरिका इधर आया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम करने, तो पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन स्टेट का रोल अदा किया। उसके बाद ये सेकंड टाइम हो रहा है कि अफगानिस्तान में एक सुपर पावर अपना काम वाइंड अप करके वापस जाती है। पहले सोवियत यूनियन गई थी और अपना इक्विपमेंट यहाँ पे छोड़ गई और इस दफा अमेरिका यहाँ से गया है और अपना इक्विपमेंट यहाँ पे छोड़ गया। और पाकिस्तान जो है वो वेपन और इक्विपमेंट जो अफगानिस्तान में पीछे रह जाता है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान तो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है उससे। और अब जबकि अमेरिका में भी एक इंसिडेंट हो गया है तो एक दोबारा से रियलाइजेशन आ रही है कि अफगानिस्तान जो है वो दोबारा से टेररिस्ट की आमाजगाह बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यासिर, मैं एक और पहलू का भी जिक्र करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में लड़ाइयों से स्टेबिलिटी आज तक नहीं आई। ये बड़े अरसे से ट्राई हो रही है, लेकिन हर वो कुव्वत जो लड़ाई करके अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है वो फेल हो रही है।
मेरे नजदीक अब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, चाहे वो अमेरिका है चाहे पाकिस्तान है, और वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की मूवीज देखें तो जापानीज वर मोर फेरोशियस देन व्हाट अफगानीज आर। फाइटर्स के लिहाज से देखा जाए तो जापानीज बहुत बड़े फाइटर्स थे, लेकिन आज वही कौम टेम होके उस लेवल पे आ चुकी है कि दे आर द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो मेरे नजदीक अब इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए कि वो स्ट्रेटेजी को चेंज करें, लड़ाई वाला रास्ता छोड़ें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले रास्ते पे आए, ताकि ये जो लोग हैं इनको टेम किया जाए और ये एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे ऑपरेट कर सकें। जनरल साहब, आपकी राय तो एकदम, आपकी राय बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कितना लंबा दौरानिया चाहिए, इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होगा। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, जौहर साहब की भी मैं टेक इस पर ले लूँ। जौहर साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरह वाकया हुआ वाशिंगटन में 9/11 के बाद दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से इकदाम उठाए गए थे, पूरी तारीख तब्दील हो गई। क्या अब आप समझते हैं, बहुत सारे लोग इस बात की कयास आराई कर रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए वो हालात ख़राब हुए थे, अब इस वाक़े के बाद अफगानियों के लिए हालात ख़राब हो जाएंगे। फिर एक उनका एसेट जो खुद उनके लिए काम करता रहा, वो इस इकदाम के ऊपर क्यों मजबूर हुआ? इस पूरे मंजरनामे को अगर आप देखें तो किन अल्फाज में इसको समझेंगे? जी बिल्कुल, ये इस वाक़ये के बहुत दूर से असरात जो हैं वो रूनुमा होंगे, अभी देख से शुरू हो गए हैं। वो देखें, ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने इलेक्शन जीता जो है प्राइमरीली वो इमिग्रेशन इशू के ऊपर जीता था इलेक्शन, वरना बाकी तो इन दोनों पार्टियों के बहुत सारे इश्यूज पे कोई बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के पॉलिसी डिफरेंसेस नहीं थे। ये एक इशू था जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत ही ज्यादा जो है ना एक अग्रेसिव किस्म की उनकी अप्रोच थी इस पे, प्रोएक्टिव कह लें। तो उसमें अब जब ये वाकया हुआ है उसके बाद से देखें, एक तो उन्होंने सारे अफगानिस्तान जो अफगान थे तकरीबन 2 लाख के करीब जो वहां पे अमेरिका में जिनको रीसेटलमेंट के लिए बुलाया गया था, तो उनको सबको रिव्यू करना शुरू कर दिया। उस पर खैर कई अदारिये भी आए हैं कई अखबारों में कि जी ये जाती है कि एक आदमी ने अगर इस तरह किया है तो वो इंडिविजुअल क्राइम है, आप एक पूरी कम्युनिटी को उस पर मलाइन नहीं कर सकते। लेकिन खैर उस पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो अमेरिकन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और उन्होंने तो उसका दायरा कार इतना वसी कर दिया कि पूरे थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और अगर थर्ड वर्ल्ड जो है अभी तो उन्होंने 19 मुल्कों का शुरू में किया है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उसके असरात देखा जाए तो फिर तो देखें थर्ड वर्ल्ड में तो फिर दुनिया के कुछ 100-150 मुल्क आ जाते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसका फिर इम्पैक्टफुल होगा ये। तो ये सही है कि अमेरिका में और भी बहुत सी मगरबी अक़वाम इस वक्त जो उनसी हैं वो समझती हैं कि जो इमिग्रेशन है और ख़ुसूसन अनब्राइडल्ड इमिग्रेशन जिसको वो कहते हैं, उससे उनके कल्चर को उनकी जो एक लॉन्ग टर्म नेशनल आइडेंटिटी है उससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी सबको खतरा है। और वो ये सारे ही मुल्कों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके से देखें, अभी यूके में कितनी उन्होंने रिफॉर्म्स जो कर दी, बड़ा मुश्किल कर दिया है इमिग्रेशन प्रोसेस को ख़ुसूसन पनाहगज़ीनों के लिए। तो अमेरिका में भी, अमेरिका तो खैर इससे प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बहुत आगे जाना चाहते हैं। रिवर्स माइग्रेशन की जो आपने बात की है, बिल्कुल वो उस तरफ भी आ रहे हैं। अभी भी देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद आपको पता है कि कोई 2.25 मिलियन के करीब यानी 22 लाख के करीब लोग अमेरिका से यहाँ डिपोर्ट हुए हैं, निकाले गए हैं, या उन्होंने सेल्फ डिपोर्ट कर लिया अपने आप को घबरा के। तो ये बहुत एक मैसिव जो है ना आउटफ्लक्स है वहां से। अब अच्छा, अफगानिस्तान का जहां तक ताल्लुक है तो देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान तो ये बारहा कहता रहा है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त स्पेस है दहशतगर्द तंजीमों के लिए, उससे ना सिर्फ खुद इस अफगानिस्तान को खतरा है बल्कि जाहिर है कि उसके जो नेबर्स हैं उस पर सबसे सर फहरिस्त पाकिस्तान है। और हम तो डेमोन्स्ट्रेटेड देखें पिछले 3 साल से पाकिस्तान में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो साल की एवरेज जो है तकरीबन 200 के करीब थी, उससे बढ़ के 550 ताने बाने तो ज्यादा अफगानिस्तान से ही मिलते रहे। मैं जौहर साहब, पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियां होनी चाहिए इस बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन जनरल साहब की तरफ से होके, जनरल साहब आपने कहा कि सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, मशवरा आपने पूरी दुनिया को दिया, बिलखुसूस अफगानिस्तान के हवाले से भी दिया, लेकिन वो लोग जो सिर्फ जंगो जदल के आदी हैं उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मानी किस तरीके से मालूम? ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि बुनियाद कमज़ोर हो, नक्शा भी गलत हो और उस पर ट्रंप टावर बनाने का मंसूबा कर लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि इसके लिए दौरानिया कितना दरकार होगा और उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बतदरीज बेहतर होने की तरफ जाएंगी?
यासर देखें, जब एक आप स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करते हैं और आपको खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करें। ठीक। मेरे नज़दीक ये जो मगरबी ताकतें हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो ऑल अलोंग फेल हुई है इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। चाहे वो सोवियत यूनियन की सिचुएशन में कोल्ड वॉर का जो फिनाले यहाँ पे लड़ा गया, चाहे वो वॉर ऑन टेरर लड़ी गई, तो वो मिजरेबली फेल हुए हैं ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अब वक्त है रीजनल कंट्रीज का, रीजनल कंट्रीज आपस में हाथ मिलाएं, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान से। इनमें रशिया है, इसमें चाइना है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें ईरान है, इसमें टर्की है। ये वो ममालिक हैं जिनको हाथ मिलाने पड़ेंगे यहाँ पे अमल लाने के लिए, क्योंकि इस वक्त किसी भी माजी के वक्त से जो स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन ये कि अगर मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी, ऐसी कौमें रही हैं जो कि बहुत जंगजू थी अफगानिस्तान की तरह, लेकिन ये कि उनको जब वो दूसरे रास्ते पे आई हैं तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से आई हैं, लड़ाइयों की वजह से नहीं आई। तो मेरे नज़दीक ये जो सिचुएशन अभी बन रही है, मेरा कंसर्न ये है कि दोबारा से हमें लड़ाई के रास्ते के ऊपर लेके जा रही है। अगर अमेरिका फैसला करता है कि मैंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे जाहिर है उनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ना ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये आपकी तरफ से बात तो अच्छी है कि खिते में अगर किसी भी हमसाया मुल्क के ऊपर कोई दूसरी ताकत आके मुसल्लत होती है तो मुश्किलात तो आपके लिए भी बढ़ेंगी। लेकिन जौहर साहब, आप क्या समझते हैं कि अफगानी हुकूमत अगर देखी जाए तो हम उनके सामने कोई मौक़िफ़ रखें हैं, वो मुतबादिल ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, वो उनके अपने धड़े जो हैं एक दूसरे के ऊपर हमलावर हों तो पाकिस्तान के ऊपर मुर्दे इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, वो सेंट्रल एशिया की तरफ अपनी तजारत लेके जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनकी तरजीहात जो है ये मफूकुल फितरत क्यों दिखाई दे रही? देखिए, इस वक्त तो उनके ज़ाहिर अपने चैलेंजेस हैं। मैं जौहर साहब की जरा टेक ले लूं जनरल साहब, मैं उसके बाद आपकी तरफ आता हूं सर। प्लीज प्लीज। जी एक मुश्किल सूरत हाल है जिसमें कि देखें, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है हर मुमकिन तरीके से ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये जो स्पेस वहाँ पे इस वक्त दहशतगर्द तंजीमों को मिली हुई है उससे सिर्फ पाकिस्तान को ही खतरा नहीं है, उनको खुद भी खतरा है। जो रीजन के बाकी ममालिक हैं, बेशक वो चीन है, बेशक वो रूस है, बेशक वो ईरान है, सबको खतरात हैं उससे। और फिर देखें, मैंने तो ये पहले भी कहा था कि उससे फिर वेस्ट भी जो है ना आगे फील करेगा और ये वहाँ पे एहसास जागेगा ज़्यादा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे उनको भी एक डायरेक्ट खतरा है। तो अब इस तरह के वाक़यात जिस तरह अमेरिका में हुए हैं अभी, क्योंकि अमेरिका में ये अफगानिस्तान में अलकायदा रीइमर्ज कर रहा है इस वक्त, और अलकायदा का टारगेट तो हम सबको पता है कि उनका टारगेट जो है वो सिर्फ रीजन नहीं है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। तो अब अगर बिल्कुल पाकिस्तान ने तो अपने सारे जो हमारे लेवरेजेस हैं वो इस पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर ट्रेड और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो भी एक लेवरेज था। तो उनका सबसे जो आसान और सबसे इकोनॉमिकल रास्ता है ट्रेड का, वो तो पाकिस्तान से ही जाता है। जब वो उसको शिफ्ट करने लगे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा देगा उन अशिया की, वो जो दरामद करते हैं या जो भी अशिया वो बरामद करना चाहते हैं, बेशक वो ईरान के थ्रू कोशिश करें या बेशक सेंट्रल एशिया के, वो कहीं भी इकोनॉमिक, इंडिया से भी जिस तरह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो एयर लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा एयर ट्रेड की। अब आप खुद ही देखें कि ज़मीनी ट्रेड के मुकाबले में एयर ट्रेड से एक चीज़ जब आती है तो उसकी कीमतें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अफगानिस्तान कोई अमीर मुल्क तो है नहीं, तो ये उनको सूट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। उनके लिए जो आई थिंक जो सबसे अच्छा जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान और रीजन के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो यही है कि अगर अफगानिस्तान जो है वहाँ पे स्पेस जो है इस किस्म की तंजीमों के लिए उसको ख़त्म करे, वो खत्म करे, लेकिन वो उस तरफ को तवज्जो ही नहीं दे रहा। जी जनरल साहब, सर आपका मौक़िफ़ चाहिए इसी के ऊपर, क्या वजह है? बादियों नज़र में तो यही दिखाई देता है कि उसने तो फ्री हैंड दिया है तमाम उधर धड़ों को कि जाएं अनारकी फैलाएं, दहशत फैलाएं, और इसके पीछे के मकासद क्या है? देखिए, एक तो यह जाहिर है इसमें रिएक्शनरी भी हो सकता है, और दूसरा जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो वो ममालिक जो अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं
उनकी इन्वॉल्वमेंट से जो मैं सुन रहा हूँ कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट बन रही है या सऊदी अरेबिया की बन रही है, पहले तुर्किया ने ट्राई किया और कतर ने ट्राई किया, तो मुझे उम्मीद है कि सेंस विल प्रिवेल। जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि वक्ती तौर पे तो जो चीज़ें हो सकती हैं, आप एयर ट्रेड और उस तरह की चीज़ें, लेकिन उनकी अशाया खुर्दोनोश बहुत महंगी हो जाएंगी और उनके ऊपर जो उनकी जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो मेरा ख्याल है कि क्रिटिकल है वो, और उनके पास कोई इस तरह के रास्ते नहीं है। अफगान गवर्नमेंट जाहिर है जी, वो 200 साल से ये सोसाइटी जो है डिसफंक्शनल रही है, तो वहां से अगर हम एक सिविलिटी और एक अच्छा रवैया जो है एक्सपेक्ट करना, मेरा ख्याल है कि वो जस्टिफाइड नहीं होगा। उनके साथ एंगेजमेंट, उनके साथ उनको मतलब है किसी तरीके से उनको एक रास्ते पे डालना, और वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बेस्ट पोजीशन में है वो चाइना है। अच्छा। जो कि ऑलरेडी उधर काम कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आपने सुना होगा कि वहाँ पे माइनिंग के ऊपर एफर्ट हो रही है, वहाँ पे नई कैनाल्स बनी है, नई रोड्स बनी है। तो यही एक रास्ता है जो मैं समझता हूँ कि अश्योर्ड है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की, ना कि यूएस एक दफा फिर आए और यहाँ पे एयर स्ट्राइक शुरू कर दे। ठीक, यानी आप ये कहते हैं कि 200 साल से जो माशरा डिसफंक्शनल है, उसको फंक्शनल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बतदरीज तब्दील करना होंगी, तो बिहेवियर भी तब्दील करना होगा। लेकिन हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दे रखी हैं, तो अब नए तजर्बात जो हैं ये किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, एक सवाल है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे। एक अदाद शुमार जो फैब्रिकेशन में बताए जाते हैं वो किस हद तक सच्चे हैं, किस हद तक झूठे हैं, बेरोज़गारी में किस हद तक इजाफा हो चुका है और उसके पीछे के मंदरजात क्या हैं। हुकूमत के ऊपर IMF अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो किन बुनियादों के ऊपर लगा रहा है। रिपोर्ट्स जो मंजर आम पे आ रही हैं, ये किसी की कहने पे आ रही हैं या हक़ाइक़ के मुनाफी आ रही हैं या हक़ाइक़ के बरक्स होने के बावजूद भी हक़ाइक़ बयान कर रही हैं, तो इसी के ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुके हैं कि मुल्की मईशत के इशारे मस्बत समत में हैं और जल्द इसके समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। हुकूमती वज़रा भी बारहा इसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए ये बताते हैं कि इस्तेहकाम की बुनियाद रख दी गई है और मईशत अब दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों से यकसर मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। सिफ्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद का कहना है कि मकामी सरमायाकारों की शमूलियत के बगैर गैर मुल्की सरमायाकारी मुश्किल है। उन्होंने जोर दिया कि मुआशी पॉलिसीज पर मुफाहमत जरूरी है, सुपर टैक्स का खात्मा और कॉर्पोरेट टैक्स 29 से कम करके 25% किया जाए। उन्होंने बिजली के शोबे की डी रेगुलेशन और पॉलिसी रेट में कमी को भी नागुज़ीर करार दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरसों में बेरोजगार अफराद की तादाद में 14 लाख का इजाफा हुआ और बेरोजगारी की शरह बढ़ के 7.1% हो गई, जो 21 साल की बुलंदतरीन सतह है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद पंजाब में रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध में शरह निस्बतन कम रही। यह सूरत हाल सिर्फ किसी एक गिरोह या खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि मजमूई लेबर मार्केट की बिगड़ती हुई हालत जाहिर करती है। मजीद तशवीशनाक पहलू यह है कि बेरोजगारी की सबसे ज्यादा शरह आला तालीम याफ्ता नौजवानों में है। मास्टर्स, एमफिल और PhD डिग्री होल्डर्स में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 12% है, जबकि ग्रेजुएशन की सतह पर भी यह शरह 10% से जायद है। गुज़श्ता 5 बरसों में लेबर फोर्स में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद का इजाफा हुआ, लेकिन बेरोजगारी की तादाद भी 45 लाख से बढ़ के तकरीबन 60 लाख हो चुकी है। औसत माहाना उजरत में मामूली इजाफा हुआ है, जो बढ़ती हुई महंगाई के मुकाबले में नाकाफी है। खिदमात, ज़राअत और सनत जैसे बड़े शोबे नए रोजगार पैदा करने में सुस्त रवि का शिकार है, जिसका बोझ बराह रास्त नौजवानों और शहरी तबके पे पड़ रहा है। मुआशी अशारियों और जमीनी हकायक के इस तजाद में एक और अहम पहलू IMF की तशखीसी रिपोर्ट है, जिसने पाकिस्तान के मालियाती नज़्मो नस्क और शफाफियत के ऊपर कड़ी तनकीद की है। आलमी इदारे ने वाज़ेह किया है कि वो वजारत खजाना के साथ प्रोग्राम चलाने के बावजूद मुल्क के सरकारी फंड्स के एहतसाब और बजट के हकीकी नफाज से मुतमईन नहीं है। IMF ने बजट कंट्रोल और माली निगरानी के अमल को गैर मौसर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों के इख्तियारात में टकराव है, फैसला साजी का अमल सुस्त है और पार्लिमानी निगरानी कमजोर पड़ चुकी है। यूं ये कमजोरियां मजमूई तौर पर हुकूमती गवर्नेंस और मालियाती नज़्मो ज़ब्त को मुतासिर करती हैं और बदउनवानी के इम्कानात को बढ़ाती हैं। इन तमाम अवाइल को सामने रखते हुए यह सवाल शिद्दत से उभरता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर उजरतें जमूद का शिकार हैं, अगर नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं और अगर आलमी इदारे माली बंद निज़ामी पर उंगली उठा रहे हैं, तो फिर मुआशी इस्तेहकाम की हुकूमती दावों का जमीनी हकीकत से कितना ताल्लुक रह जाता है। यही वो खिलाफ है।
जो न सिर्फ अवाम के एतमाद को मुतासिर करता है बल्कि मईशत की हकीकी बहाली के रास्ते में भी बड़ी रुकावट बन रहा है। इस मजमूई मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें क्या है मुआशी तज्जियाकार चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जुबैर मोतीवाला साहब ने और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक रिपोर्ट मंजर आम पे आती है और उसमें ये कहा जाता है कि 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। हफीज पाशा साहब 2-3 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि 24-25 का अगर एक सर्वे देखा जाए तो उसमें ये तादाद 1 करोड़ 80 लाख बनती थी। तो फिर किस रिपोर्ट को मुस्तनद माने हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है कि हमारे ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की शरह कम होने, ग्रोथ फ्रेमवर्क ना होने, पैदावारी सलाहियत कम होने, नौकरियां नहीं निकल रही इतनी। पाकिस्तान अगर 2 से 3% के अराउंड ग्रो करता रहे तो इसका मतलब है कि जो टोटल नौकरियां हैं वो 1.2 मिलियन निकल रही हैं और अगर 25 से 30 लाख लोग एंटर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज शोइंग अप टू राइज। सो व्हाट वी मस्ट डू इज के पाकिस्तान का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है उसको करेक्ट करें। दैट्स द इंपॉर्टेंट मैसेज। अब ये जो 2 सर्वेज हैं इनमें रेकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, मैंने वो पहला वाला भी सर्वे देखा है, उसमें वो नंबर बहुत बढ़ा हुआ नजर आता है। अब अगर आप आकर इस नंबर को देखें तो ये 7.1% बनता है। सो ये बेस्ट ये है कि पीबीएस इसकी एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दे कि इनमें क्यों फर्क आ रहा है, क्या उनकी कैलकुलेशन के फ्रेमवर्क में फर्क है या डेटे में फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू। अच्छा सर, अगर मजमूई तौर पे देखा जाए IMF जो है वो हमारे इदारों में मफादात के टकराव की बात करता है। IMF ये भी कह रहा है कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार जो है ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो IMF अब हुकूमत की गवर्नेंस से अगर खुश नहीं है तो फिर मुस्तकबिल में हमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो समझने की जरूरत है कि जो IMF की डायग्नोस्टिक है ये उनका एक 2018 का फ्रेमवर्क है, उसके अंडर की गई है। ये एक किसी हुकूमत पे हम नहीं समझ सकते। इसको आपको देखना है कि ये कई दिहाइयों की काविश है जिसमें यहां पहुंचे हैं। पाकिस्तान में ये इस सिर्फ करंट अथॉरिटीज की बात नहीं करता। सो एक तो ये इसका तनाजुल है। दूसरी बात जो द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू सी इज कि जो उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, आर दे न्यू और हैव दे बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन कह सकता है कि पाकिस्तान का जो टैक्स पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसको आसान, कॉम्प्लेक्सिटी उड़ाना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे तो जो ओवरऑल पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उसको बेहतर करने के लिए डीरेगुलेट करना, मॉडर्नाइज करना हमारे रेगुलेशन को, ये बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने इस तरफ पॉइंट आउट किया है। SOEs की बात हुई है, बजटरी फ्रेमवर्क। मैं कई दिहाइयों से कह रहा हूं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है इट हैज अ लॉट टू डू विद एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। उन्होंने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की बात की है। आप PSDP को किस तरह ठीक करेंगे, आप PSDP के हुजम को कैसे कंसंट्रेट करेंगे कि वो फेडरल लेवल पर रहे। प्रोविंसेस को ऑलरेडी मिल चुका है, इसको ठीक करने की बात की गई है। ऑडिट और ऑडिट का निज़ाम ये बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। पाकिस्तान के कई सेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक रेगुलेटरी कैप्चर जो है वो कॉमन है, जिसमें शुगर है, सीमेंट है, एनर्जी है, ये उन्होंने हाईलाइट किए हैं। ये बात तो कई इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में करते हैं ना कि आपको किसी तरह ये जो इलीट कैप्चर और जो सब्सिडी और जो एक तरह से रेंट सीकिंग बिहेवियर है पाकिस्तान का, इसमें आप गाड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं, उसमें से निकलना है। तो इसको भी कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, 11 ट्रिलियन का अगर कैश घूम रहा है तो उसमें से निकलने का एक रास्ता है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम इस तरह और भी बातें कर सकते हैं। उन्होंने AML CFT जो हमारा नेटवर्क फ्रेमवर्क है उसकी तारीफ की है, फाइनेंशियल ओवरसाइट की भी तारीफ की है कि ये जो सारी चीजें आपके सामने आई हैं, मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स, इसी तरह जुडिशरी में जो डिलेज हैं, ये बातें तो हमारे सिस्टम को ग्रो नहीं करने दे रही, हमारे फ्रेमवर्क को ठीक नहीं होने दे रही। ये बातें हमारी जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ आने नहीं दे रही। ये बातें जो हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.8% पे स्टक है उसमें से निकलने नहीं दे रही और बार बार एक क्राइसिस की सिचुएशन में IMF के पास ले जा रही हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि सिफ्स के जो कमांड करने वाले हैं वो जनरल सरफराज साहब ये बात करते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में कब आएंगे? वो तो तब आएंगे जब मुल्की सरमायाकार सरमायाकारी करेंगे, तो जब तक वो नहीं करेंगे तो हम उनको रागिब कैसे कर लेंगे? तो ये मुल्की सरमायाकार किस बात से खाइफ है कि वो पीछे हट रहा है?
So, this is a critical question, Yasir, for Pakistan. कि why is it that जो भी लोग कमा रहे हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय चाहे इजिप्ट में प्लांट सेटअप कर रहे हो, सऊदी अरेबिया में फुटबॉल बना रहे हो, या पाकिस्तान के प्रॉपर्टी लंदन या सिंगापुर या यूएई में खरीद रहे हो, तो ये तो एक बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और जब तक सेविंग्स बढ़ेंगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं लोकल, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जो कमा रहा है पहले उसको री इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, फिर जो नया कमा के ला रहा है उसकी री इन्वेस्टमेंट हो। डोमेस्टिक की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ठीक हो, पहले तो ये 3 प्रोसेस। इसकी देखिए सबसे बड़ी वजह तो बड़ी क्लियर है ना पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर एम्बियंस है, चाहे वो हाई टैक्सेस हो, हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी हो, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो, डिलेज फैसलों में हो, एसओईज की परफॉर्मेंस हो, गवर्नमेंट की ओवर रीच हो, यानी कि जो काम गवर्नमेंट करती है, हमारा मालियाती खसारे का स्ट्रक्चरल इशू, जिसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस को नीचे मनीज नहीं डिवॉल्व की, 17 सब्जेक्ट जो है वो वफाक चलाता है जो नीचे जाने हैं, एनएफसी को नहीं किया, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स चाहे वो पेंशन की मद में हो, सब्सिडीज की मद में हो, वो करना हो। अब अगर मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखूं, ना ही इसका आईएमएफ से यासिर कोई ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि लोकल डॉक्टर्स को जमा करके, लोकल एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स को जमा करके आपने एक लोकल सर्जरी करनी है, आपने प्राइवेटाइज करना है, डीरेगुलेट करना है, लिबरलाइज करना है। आप अगर अपनी इकोनॉमी को ये नहीं करेंगे और आज नहीं करेंगे तो 2 साल का टाइम पीरियड जब फंड एंगेजमेंट आईएमएफ से खत्म होगा तो फिर आपको $30 अरब चाहिए होंगे और आप फिर देख रहे होंगे आईएमएफ की तरफ। पर तब तक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तो एक जिसे कहेंगे ना एक मंत्रा बन गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू। कौन से सेक्टर्स हैं, उनकी क्या फाइनेंसिंग होगी, उनमें से कहाँ क्या जाएगा। अगर $17 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है और $25 अरब की कैपेसिटी लगी हुई है, तो ये जो गैप है $8 अरब का, ये कैसे फुलफिल होगा। $10 अरब की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट करते हैं, 6-7 की एक्सपोर्ट करते हैं, ये $3 अरब का गैप कैसे फुलफिल होगा। बात यह है कि पब्लिक सेक्टर में जब तक कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे, और मैं इसकी मिसाल ये दिया करता हूं, जनरल पार्क ने साउथ कोरिया में एक नेशनल उनका रिफॉर्म कमीशन था, उसको बिल्ड किया, उसने लोकल सर्जरी की। 21 फिलीपींस के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने की। मनमोहन सिंह, मोंटेक अहलूवालिया, भगवती, राघुराम राजन, ये टीम आई थी जो जिसने आकर किया अपने इंडिया में। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान समहाउ वहां खड़ा हुआ है जहां पे हम अभी यही ग्रोथ फ्रेमवर्क ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक आईएमएफ का प्रोग्राम है, एक उड़ान पाकिस्तान है, फिर हम बहुत से बाहर के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि जी वो शायद ग्रोथ फ्रेमवर्क बना दें। पाकिस्तान को ग्रोथ फ्रेमवर्क खुद बनाना पड़ेगा, इन सारे सेक्टर्स पे पर्चे लिखने पड़ेंगे और बड़ी क्लैरिटी पैदा करनी पड़ेगी कि आखिर बिजनेस क्यों नहीं स्केल अप होता पाकिस्तान में। आज तक किसी ने आपके प्रोग्राम में आके ये नहीं कहा होगा कि व्हाई डोंट वी क्रिएट $1 billion कंपनीज, बिकॉज of the difficulty of doing business in पाकिस्तान। और अगर $1 billion कंपनीज नहीं बनेंगी तो नौकरियां नहीं बनेंगी, और जो बात है, फिर नौकरियां पैदा करने के लिए $1 billion इंडस्ट्री जो है वो आपको तरतीब देना पड़ेगी, तभी आप बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी बात को तूल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत भी हैं, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप भी हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुख्तलिफ इदारे जो हैं इनके इख्तियारात का टकराव है, जिस पे मुआशी फैसलों में ताखीर का बुनियादी सबब उन्होंने करार दिया है। ये इख्तियारात का टकराव इदारों का माजी में भी रहा, अब भी अगर ये बैनुल अक़वामी इदारे कर रहे हैं तो इसमें वजूहात क्या है? देखिए, गवर्नमेंट के इदारों का टकराव डेफिनेटली जो है ना वो प्रॉब्लम तो करता है। हम एक मिनिस्ट्री पे जाते हैं, वो बोलते हैं हमको उससे पूछना पड़ेगा, वो बोलता है उससे पूछना पड़ेगा, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती उसके अंदर, और बड़ा सीधा ओपन एंड शट केस होता है, उसमें भी काफी टाइम लग जाते हैं। आपस में इदारों की जो है ना वो रेपो नहीं होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बिल्कुल ये होता है जी। तो इसको भी हमको जो है ना, ये गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं ना, जो मैंने आपसे बात की, गवर्नेंस में सब आ जाता है। गवर्नेंस आपकी जो है ना वो ठीक करनी पड़ेगी, गवर्नेंस को इंटरनेशनल लेवल पे लाना पड़ेगा, गवर्नेंस को जैसे हमारे रीजन के अंदर जो लोग हैं उनके साथ हमको बैठ के उनको लाना पड़ेगा कि भाई ये जो कैसे होगा, हम गवर्नेंस समझते हैं कि फिर गवर्नेंस की वजह से ही ये जो अदाद शुमार मंजर आम पे है कि पढ़ा लिखा तबका, मैं अपने इंट्रो के अंदर भी बात कर रहा था कि
PhD स्कॉलर्स जो हैं, MPhil करने वाले जो हैं, बैचलर्स जो हैं, ये 12-12, 14-14% हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं। इनकी बेरोजगारी की जो शरह बढ़ रही है, इसकी वजह क्या नजर आती है? फिर वही वजह है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, रिसोर्सेज भी बहुत है, हमारे पास स्किल भी बहुत है, हमारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी जबरदस्त है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 1, 2 और 2 4 नहीं होते, बल्कि 2 और 2 3.5 हो जाते हैं, हमको 2 और 2 5 चाहिए। अगर 5 नहीं होंगे तो इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी ना। सिंपल बात है, प्रॉफिटेबिलिटी मैं क्यों करूं? मैं स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डाल के उसके ऊपर जो कंपनियां चल रही हैं उसके मुनाफे में से हिस्सेदार बन जाऊं, मेरे लिए आसान है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस्लामिक हूं तो इस्लामिक बैंक के अंदर नफा नुकसान की बुनियाद पे अपना पैसा रख दूं तो वो ठीक है ना, मेरे पास इनकम तो आएगी। यहाँ तो इंडस्ट्री नुकसान कर रही है, गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि सारे झूठ बोलते हैं और नुकसान कोई नहीं। हालांकि इन फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि नुकसान है। मैंने तो गवर्नमेंट से भी कहा कि देखिए आप एक काम करें कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कंपैरिजन चार्ट बना लें और हमसे भी ना बनवाएं, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को अपॉइंट करें। अच्छा, कि गर्जी है, मेसीज है, कोटेक्ना है, बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी भी काम करते हैं। आप उनसे जो है ना अपनी फिजिबिलिटी उनको बनवा दें कि स्टीम की कॉस्ट पाकिस्तान में क्या है, बिजली की कॉस्ट पाकिस्तान में क्या है, गैस की कॉस्ट पाकिस्तान में क्या है, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री चलाती है, जिसको इंडस्ट्री के लिए बेसिक जरूरत वाले हैं, उनका एक कंपैरिजन चार्ट बना लें। अगर हमारी कॉस्ट दूसरों से कम है तो आप हमारी बढ़ा दें कॉस्ट, और अगर दूसरों से बहुत ज्यादा हमारी ज्यादा है तो उसको कम कर दें। सिंपल बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों बिलखुसूस कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पे मुसाफिरों को ऑफलोड करने के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे गुज़श्ता 10 माह के दौरान 8,000 से ज़ायद अफराद को बैरून मुल्क रवानगी से रोका गया। इन एदाद-ओ-शुमार ने अवाम में शदीद तशवीश पैदा की है और ये सवालात जन्म लिए हैं कि मुसाफिरों को किन वजूहात की बिना पर सफर से महरूम किया जा रहा है। FIA हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ बिला वजह नहीं की जा रही और ज्यादातर वो मुसाफिर ऑफलोड किए जा रहे हैं जिनकी सफरी दस्तावेजात में तकनीकी गलतियां हैं, सफरी हिस्ट्री मशकूक है या जिनके बारे में ये शुबा है कि वो एजेंट माफिया के जरिए गैर कानूनी सफर की कोशिश कर रहे हैं। FIA हुकाम के मुताबिक ऑफलोड होने वालों में वो अफराद भी शामिल हैं जो पहले बैरून मुल्क से डिपोर्ट हो चुके हैं या जाली वीजों के जरिए दोबारा बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मंजरनामे में डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड अली जिया का क्या मौक़िफ़ है? FIA हुकाम की इस वजाहत के बावजूद इस नौइयत की शिकायत में मुसलसल इजाफा जारी है, खासतौर पर वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और दीगर मिडल ईस्ट में मुलाजमत के लिए रवाना हो रहे हैं। उनमें से कई अफराद ने इल्जाम लगाया कि मुकम्मल दस्तावेजात रखने के बावजूद उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 150 से ज्यादा वर्क वीजा होल्डर्स को रोका गया। मुतासिरा मुसाफिरों ने बताया कि उनके पास प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट थे, पासपोर्ट था, टिकट थे और मुलाजमत के मुआहिदे तक मौजूद थे। इसके बावजूद उन्हें बगैर वाज़े वजह के जहाज से उतार दिया गया। यह सूरत हाल जब ज्यादा संगीन हुई तो वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन ने इस मामले पर सख्त नोटिस लिया। उन्होंने वाजे किया कि आइंदा किसी वर्क वीजा होल्डर को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर ने वजारत ओवरसीज और FIA के मुश्तरका SOPs तैयार करने की हिदायत कर दी ताकि गैर जरूरी रुकावटों का खात्मा हो सके। उन्होंने नया डिजिटल निजाम मुतारिफ करवाने का ऐलान किया जिसके तहत वर्कर्स रवानगी से पहले अपनी इमिग्रेशन ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दौरे के दौरान वीजा एजेंट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने तस्लीम किया कि जाली दस्तावेजात मुल्क की बदनामी का बायस बन रही हैं, मगर उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि जरूरी दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिरों को हरगिज नहीं रोका जाएगा। इन तमाम बयानात, इन तमाम वजाहतों और इन तमाम इकदामात के बावजूद असल मसला बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। बड़ी तादाद में कानूनी दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड होना उनके लिए जहनी अजियत, उनके माली नुकसान और वक्त के ज़िया का बायस बन रहा है और यही वजह है कि माहिरीन और मुसाफिर दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि महज वक्ती इकदामात काफी नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि एक ऐसी जामे और मुस्तकिल पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसमें इमिग्रेशन चेकिंग के उसूल वाज़े हों, मशकूक और कानूनी मुसाफिरों में फर्क करने का मायार बेहतर बनाया जाए और किसी भी शहरी को गैर जरूरी तौर पर ऑफलोड करने की नौबत ना आए, क्योंकि किसी भी मुसाफिर को परवाज से उतार देना ना सिर्फ उसके लिए तकलीफ दे अमल है बल्कि उसका सफर, उसकी मुलाजमत और माली हालात सब मुतासिर होते हैं। लिहाजा इस पूरे निजाम को शफाफ और अवाम दोस्त बनाना वक्त की अहम जरूरत है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अम्मार साबिक एडिशनल DG FIA। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
अमर साहब, मौजूदा आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स में मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। जो तादाद है वो मैं इब्तदाई में बयान कर चुका हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक में किस हद तक उठाया जाता है और इसके पीछे की वजूहात क्या है? जी, एक तो पहली बात ये है कि हुकूमत वक्त का हक होता है कि जिसके ऊपर भी वो शक करे कि ये बाहर जाकर किसी बदनामी का बाइस बनेगा तो उसको रोक सकते हैं। हो क्या रहा है, जिन ममालिक का आपने नाम लिया है जिनकी वजह से ये सारे मसले पैदा हुए हैं, वहाँ आज नहीं बड़े अरसे से हमारे भाई जो हैं वो बाहर जाकर मुख्तलिफ उन काम में इन्वॉल्व होते थे जिससे पाकिस्तान बदनाम होता था। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान की रेपुटेशन है। ठीक है, इनके अपने मसाइल होंगे, लेकिन अब वो कहते हैं ना गेहूँ के साथ वो गुन भी पिस जाता है। मसला अब ये होता है इसके अंदर कि जो बेसिक रूल है वो ये है कि ये चीज़ें पूरी हों, लेकिन ये माफिया इतने स्ट्रांग हो चुकी हैं बाहर भेजने वालों के कि वो जाली दस्तावेज़ तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो अभी आपने फरमाया, जो अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मुसाफिर जाने से पहले एयरपोर्ट के ऊपर चेक कर ले कि उसकी सारी चीज़ें पूरी हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है मैं इसको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि गुजारिश ये है कि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। एक ज़माने में हमारा सिस्टम कार्ड सिस्टम था जो मैनुअल था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ मुझे हासिल है कि जब मैंने ज्वाइन किया FIA को 2002 के अंदर, तो उस मैनुअल सिस्टम को हमने ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जो इस वक्त IBMS कहलाता है। सही। मैं ये समझता हूँ कि IBMS में एक सहूलत होनी चाहिए कि वो एक ऐप हो कि कोई भी मुसाफिर अपना पासपोर्ट नंबर डाले तो उनको पता चल जाए कि अब ये आदमी एयरपोर्ट से जा रहा है, तो बजाय इसके कि वो वहाँ खड़े होकर चेकिंग हो काउंटर पे और तकलीफ़ हो लोगों को, उन्हें बताएं कि जी आपकी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ कम है, इसको मुकम्मल करें फिर आप एयरपोर्ट आ सकते हैं। ये तो इसका हल हुआ। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि जो आप बाहर जाकर उस मुल्क में पहुँच के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि उन मुल्कों पर जिम्मेदारी डालें। अगर यहाँ से दूसरे मुल्क में जाने के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनके पूरे हैं, लेकिन वो वहाँ से डंकी लगाए गायब हो रहे हैं या कुछ ऐसे इलीगल काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कहा जा रहेगा, तो ये उन मुल्कों की जिम्मेदारी है, ये उनके सिस्टम की फेलियर्स हैं। इसमें अपने लोगों को परेशान ना किया जाए, अपने लोगों को सारी जो चेक लिस्ट है उसके अगेंस्ट वेरीफाई करके उनको जाने दिया जाए। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाए और वहाँ जाके वो वहाँ से गायब होते हैं, इसका मतलब उनके सिस्टम में फॉल्ट है। अच्छा सर, एक चीज़ अगर जो हमारे आपने जैसे कहा कि ये किसी भी मुल्क की जिम्मेदारी है और किसी भी मुल्क का हक है कि वो किसी को भी शक की बिना पर रोक सके। अच्छी बात है, रोकना चाहिए जब बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस की बात हो। हमें ये मालूम पड़ा, मोफा की एक रिपोर्ट आई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की कि 26,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो बैरून ममालिक बहुत सारे मुल्कों के अंदर छोटे छोटे जराइम के अंदर ओवर स्टे में या किसी और वजह से छोटे माली लेन देन के शिकार होकर कैद हैं। वो जो तशख़्ख़ुस है वो भी बहाल करना है पाकिस्तान ने, और फिर मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक ने हमारे पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, तो वो तशख़्ख़ुस भी बहाल करना है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जो पॉलिसी सेट है उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि बतदरीज जो है वो उसको लागू किया जाए, पहले आगही जो है वो उसकी फराहम की जाए और फिर उसको लागू किया जाए। इस तरह कोई भी चुपचाप अपना पैसा खर्च कर चुका है, वो गया है एयरपोर्ट के ऊपर और आपने इमिग्रेशन रोक दी है, तो सर उसके लिए तो वो एक ख़ानदान नहीं है, वो उसके लिए तो या वो एक टिकट का ज़ाया होना नहीं है, उसके लिए तो पूरा मुस्तकबिल ज़ाया होना है और उसका ख़ानदान स्टेक पे लग जाना है। ये भी बहुत सारे लोगों के एतराज़ हैं, यही केस लेके वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, जी गुजारिश ये है कि पूरा एक महकमा है जो वर्क वीज़े को एक सर्टिफिकेट करता है कि ये वर्क वीज़ा ठीक है, कानून के मुताबिक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोहर लगा रहे हैं प्रोटेक्टर वाले और फिर कोई उसमें कानूनी पेचीदगी आती है तो उनकी फिर पूछ होनी चाहिए कि आपने क्यों लगाया। ये पहली बात तो ये। उससे जो पहले आपने बात की है कि जो लोग निकल जाते हैं यहाँ से और वहाँ जाके, तो आपकी वो बात सही है कि ग्रेजुअली रोकना चाहिए उनको, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर जो लोग डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं उनके वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएँ मीडिया के ऊपर, वो बताएं कि जी हम इस वजह से वहाँ पकड़े गए थे या डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं। देखें, डिपोर्ट ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई इलीगल काम करता है वो डिपोर्ट हो जाता है। अव्वल तो जो डिपोर्ट हो के आए उसको फॉरेन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दें कि ये अगर 5 साल तक ये दोबारा जाने की कोशिश करेगा, और ये सब कवानीन होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसके गैप फिल होने चाहिए। और आखिरी बात इसलिए मैं ये करना चाहूँगा
कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान। देखिए अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने अफ़गान लोगों की पाबंदी लगा दी कि वो नहीं आ सकते, इससे पहले वो थोक से जा रहे थे वहाँ पे। इसका मतलब है कि वहाँ एक वाक़या होता है अभी 2 दिन पहले, और वो पूरे के पूरे ग्रोह को बंद कर देते हैं अंदर आने के लिए। इसका मतलब है कि जब भी पाकिस्तान को ख़तरा होगा बाहर से लोगों के आने के अंदर, देखिए हम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। हमें किसी बंदे के पैसे अगर ज़ाया हो गए उसकी वजह से अपने मुल्क को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। जो ये रेपुटेशन है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, या वहाँ से डंकी लगा के बाहर निकल रहे हैं, ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा सर, मौजूदा मंजरनामे के अंदर आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये इक़दामात जो हैं ये रेपुटेशन को बहाल कर सकते हैं जो मिडल ईस्ट में हमारी बनी है? बिलखुसूस सऊदी अरब से बेदखली देखने में आई, लेकिन अब हमारा पैक्ट हो गया, चलें आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है मुलाजमतें पैदा हो जाएं। अब दुबई में बहुत सारे लोग अपना कारोबार बंद करके वापस पाकिस्तान आ गए हैं कि भाईजान हमें तो वहाँ पे कबूल ही नहीं किया जा रहा, तो उसकी बहाली में कितना वक्त लगेगा? देखिए एक ज़माना था 70s का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बहुत इसको प्रमोट किया, लोग गए, और आप यकीन करें ये अब उन मुल्कों का रिस्पॉन्स होना चाहिए। उन लोगों की, उस मुल्कों की तरक्की के अंदर पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमने जो गलती की कि जब वो मुल्क ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे, या उनकी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी वो चेंज हो रही थी, तो हमें अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ वो तमाम इदारे मुर्दे निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर जिनकी जिम्मेदारी थी, मैं नाम ही लूँगा किसी इदारे का, उनकी जिम्मेदारी थी, वो बने ही महकमे इसलिए थे कि वो जो पाकिस्तान से बाहर जाएं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें। आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए आज पाकिस्तान में वो बाहर के मुल्कों में कंडी तरंडी वाले लोग नहीं चाहिए, आज डाटा साइंस के लोग चाहिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग चाहिए, आज साइबर सिक्योरिटी के लोग चाहिए। उनकी सर्टिफिकेशन कराई जाए लोगों को यहाँ पे जो इंटरनेशनली कबूल हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटियों की तालीम वो कबूल नहीं कर रहे हैं, वो कबूल कर रहे हैं सर्टिफिकेशंस को। उन तमाम स्किल सेट के लोग तैयार किए जाएं। आप यकीन करें मैं कुछ आई सर्टिफिकेशन जानता हूँ, जैसे CISSP है साइबर सिक्योरिटी में, उसके ऊपर नो क्वेश्चन आस्क्ड आप अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाता है। मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तानी जो बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करके शीशे साफ करके पैसे कमा रहे हैं वो पाकिस्तान में मेहनत करें, पाकिस्तान में वो तालीम हासिल करें, वो हुनर हासिल करें जिसकी, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। लेकिन ये जो मसला यूनिवर्सिटीज़ का है, इदारों का है कि वो आगे आएँ और अगले एक क्रैश प्रोग्राम रन करके बाकायदा उन्हें इंसेंटिव दिए जाए। कहते हैं जी कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया, लेकिन गालिबन उसकी अवेयरनेस की कमी है। वो एक सर्वे हो कि बाहर के मुल्कों में किन डिमांड ड्रिवन डिमांड क्या है, तो फिर उसके हिसाब से अपनी सप्लाई जो है वो उसकी चेन जो है वो मुरतब की जाए। और जब दुनिया के बदलते अतवार के साथ खुद को तब्दील करने का हुनर नहीं रखेंगे फिर आप पीछे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया अम्मार जाफरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।